Next, we are going to discuss about the treatment of colonic carcinoma. So, cancer is in the colon. तो कैंसर जो है वो कॉलन में कहाँ कहाँ हो सकता है? इट कैन बी इन द, जैसे कि हमने देखा कि लेफ्ट कॉलन में हो सकता है, राइट कॉलन में हो सकता है, ट्रांसवर्स कॉलन में हो सकता है, रैक्टम में हो सकता है, सिग्मोइड कॉलन में हो सकता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द साइट की बेसिस पे हम जो है इसकी सर्जरी करेंगे. तो सर्जरी जो है इट इज़ अ मेन स्टे ऑफ क्यूरेटिव एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट फॉर द कोलोनिक कार्सिनोमा. अब एक्सटेंशन हमने कितनी रिसेक्शन करनी है, कोलॉन को कितना रिमूव करना है सर्जिकली, वो डिपेंड करता है हमारा ट्यूमर जो है वो किस जगह पर है. इट इज़ नेसेसरी दैट ट्यूमर एंड 2 सेंटीमीटर ट्यूमर फ्री मार्जिन जो है वो हम रिसेक्शन उसकी करें. सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा कैंसर जो है वो सीकम और असेंडिंग कोलॉन का है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो कैंसर है, इन्होंने ब्लैक कलर का कैंसर दिखाया हुआ है कि इट इज़ इन द सीकम एंड असेंडिंग कोलॉन. तो आपके ख्याल में जो है अगर सीकम और असेंडिंग कोलॉन में है कैंसर, तो आपको क्या करना चाहिए, किस पार्ट ऑफ कोलॉन को रिमूव करना चाहिए? क्या पूरी की पूरी कोलॉन रिमूव कर देंगे? नहीं. ठीक है, यहाँ पे हम क्या क्या रिमूव करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इलियम होती है, इलियम की 30 सेंटीमीटर, जो डिस्टल 30 सेंटीमीटर ऑफ द इलियम है, उसको हम काटते हैं इसमें. देन वी हैव द सीकम, उसको हम काटेंगे. देन असेंडिंग कोलॉन को काटेंगे. देन हिपैटिक फ्लेक्चर, इसका जो हिपैटिक फ्लेक्चर है मैंने HF से किया हुआ है, दिस इज़ द हिपैटिक फ्लेक्चर, क्योंकि ये हमारे लिवर के पास होता है. इसको काटेंगे हिपैटिक फ्लेक्चर को. फिर हम क्या काटेंगे, प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन. जो हमारी ट्रांसवर्स कोलॉन होती है ना, उसको हम ना डिवाइड करते हैं इनटू प्रॉक्सिमल 1/3 एंड डिस्टल 2/3. तो जो प्रॉक्सिमल 1/3 है ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, उसको हम रिमूव करेंगे इन दिस प्रोसीजर. ये जो हमने सारी चीज़ें रिमूव की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्टल 30 सेंटीमीटर ऑफ द इलियम, देन सीकम, देन असेंडिंग कोलॉन, देन हेपेटिक फ्लेक्चर, देन प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन. ये जो सारी चीज़ें हमने रिमूव की हैं, इसको हम कहते हैं राइट हेमिकोलेक्टमी. और ये तब करते हैं जब हमारा कैंसर जो है वो सीकम और असेंडिंग कोलॉन का. सिंपल. देन if we have the cancer of hepatic flexure and transverse colon, तो अब हमारा जो कैंसर है वो हमारा किसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है, उसने इन्वॉल्व कर लिया है हमारे हेपेटिक फ्लेक्चर को, लेकिन अब ट्रांसवर्स कॉलॉन इन्वॉल्व हो गई है. तो इस केस में आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? तो आगे देखते हैं इसकी पिक्चर. ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें आपने देखा है कि आपका जो ब्लैक कलर का कैंसर दिखाया हुआ है, इट इज़ इन द हेपेटिक फ्लेक्चर एंड ट्रांसवर्स कोलन. तो इसमें हम किस किस चीज़ को रिमूव करेंगे मैं आपको बता देती हूँ. इन्होंने काट के भी आपको दिखाया हुआ है कि हम क्या करेंगे, वो जो राइट हेमिकोलेक्टमी करेंगे जो कि हमने ऊपर की है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिमूव करते हैं वो मैंने आपको बता दी हैं. उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, सारी की सारी जो ट्रांसवर्स कोलॉन है सारी रिमूव कर देंगे. और जो स्प्लीनिक फ्लेक्चर है, जो कि आपको SF से मैंने लिख के बताया हुआ है, दिस इज़ द स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, इसको हम रिमूव करेंगे. तो ये जो हमारी होती है राइट हेमिकोलेक्टमी प्लस रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन प्लस स्प्लीनिक फ्लेक्चर, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टमी. ठीक है. अनास्टमोसिस जो है वो बहुत आसान होता है कि जो चीज़ें बच गई हैं ना उनको एक साथ अनास्टमोस कर दें. जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखें, ये सारा कुछ हमने रिमूव कर दिया, तो क्या बच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम बच गई, तो टर्मिनल इलियम बच गई, और आगे से कोलॉन जो है उसका क्या बच गया, डिसेंडिंग कोलॉन. तो इस केस में हम क्या करेंगे, एनास्टमोसिस किसकी करवाएंगे, टर्मिनल इलियम की, और हमारा जो है डिसेंडिंग कोलॉन, इन दोनों की एनास्टमोसिस करवा देंगे. सिंपल. तो एनास्टमोसिस में मसले की बात नहीं होती, जो चीज़ें हमने रिमूव की है ना, जो चीज़ काटी है, तो बाकी जो उधर उधर की बच गई है ना आगे पीछे की, उन दोनों को आप इसमें जोड़ देना होता है.
देन इफ़ द कैंसर इन्वॉल्व्स द स्प्लीनिक फ्लेक्चर, अब हमारा स्प्लीनिक फ्लेक्चर इन्वॉल्व हो रहा है, डिसेंडिंग कॉलॉन इन्वॉल्व हो रहा है या सिग्मॉइड कॉलॉन इन्वॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको क्या लगता है कितना काटना चाहिए? जैसे आपको इस फिगर में दिखाया गया है, कैंसर इन द स्प्लीनिक फ्लेक्चर, इन द डिसेंडिंग कॉलॉन, इन द सिग्मॉइड कॉलॉन। तो इसमें जो हम चीज़ें रिमूव करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो ट्रांसवर्स कॉलॉन का डिस्टल 2/3 है उसको काटेंगे। देन हम काटेंगे डिसेंडिंग कॉलॉन को। देन हम काटेंगे सिग्मॉइड कॉलॉन को। तो ये जो हमने काटा डिस्टल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन एंड सिग्मॉइड कॉलॉन, इतने हिस्से को जो हमने रिमूव किया है इसको हम कहते हैं लेफ़्ट हेमिकोलेक्टमी। ऑब्वियसली जब हमारी लेफ़्ट हेमिकोलेक्टमी हो जाएगी तो पीछे से कॉलॉन का कौन सा पार्ट रह गया? ट्रांसवर्स कॉलॉन का जो प्रॉक्सिमल 1/3 है वो बच गया, और नीचे क्या बच गया? सिग्मॉइड कॉलॉन के बाद हमारी रेक्टम बच गई। तो हम क्या करेंगे? एनास्टमोसिस करेंगे कॉलॉन का रेक्टम के साथ। तो इसको हम कहते हैं वी विल परफॉर्म द लेफ़्ट हेमिकोलेक्टमी प्लस कोलोरेक्टल एनास्टमोसिस in case of cancer in the splenic flexure, descending colon and sigmoid colon। ठीक हो गया? तो ये सिंपल हमारी जो है सर्जरीज थी। अब वो ये कहते हैं कि अगर हमारी ग्रोथ जो है वो हमारी इनऑपरेबल है तो उस केस में जो है हम क्या करते हैं, ये वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वैसे इन्होंने बताया हुआ है कि इफ़ इट इज़ इन द लेफ़्ट कॉलॉन ट्रांसवर्स कोलोस्टमी इज़ परफॉर्म्ड। When it is ascending colon, a bypass is formed by using ileocolic anastomosis in the distal part of sigmoid colon। इसको छोड़ दें, बस आपने जो है ना ट्रीटमेंट डिपेंड करना है कि कहाँ पे हमारी जो है ना सर्जरी है, कौन सी साइट है कैंसर की, तो हमने कौन सी सर्जरी करनी है। ठीक हो गया? लिवर मेटास्टेसिस में इन्होंने बताया हुआ कि हम लिवर जो है वो रिसेक्शन कर देते हैं, इस केस में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम। अब रेक्टम जो है ना उसकी अगर हम देखें तो हम इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैं इसकी फिगर आपको दिखा देती हूँ पहले। दिस इज़ द रेक्टम। इसको आप देखें तो अपर रेक्टम है, मिडल रेक्टम है और लोअर रेक्टम है। ठीक है, अब इसको आप ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अपर 2/3 ऑफ द रेक्टम एंड जो नीचे वाला 1/3 है ना उसको कहेंगे डिस्टल 1/3 ऑफ द रेक्टम। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले 2 हिस्से हैं ना, अपर और मिडल रेक्टम, अगर इनका कैंसर है ना तो फिर हम कोई और सर्जरी करेंगे, और अगर डिस्टल 1/3 का कैंसर है ना तो फिर हम कोई और सर्जरी करेंगे। तो अपर 2/3 जो हमारा कैंसर है रेक्टम का, उसके लिए जो हम परफॉर्म करते हैं दैट इज़ एंटीरियर रिसेक्शन। और अगर हमारा कैंसर जो है वो डिस्टल 1/3 ऑफ द रेक्टम है तो उसको उस केस में जो हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं दैट इज़ एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन। तो इंटीरियर डिसेक्शन जिसमें हमारा जो है वो अपर 2/3 ऑफ द रेक्टम इन्वॉल्व होता है, उस केस में हम कैसे सर्जरी परफॉर्म करते हैं, वो सिंपल सी ये होती है कि हम क्या करते हैं, एब्डोमेन के थ्रू अप्रोच करते हैं पेशेंट को। ठीक है, आपको इसकी टेक्स्ट दिखा देती हूँ। ये हमारा पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है। इसमें हमने क्या करना होता है कि जो एंटीरियर डिसेक्शन हम करने लगे हैं इन केस ऑफ अपर 2/3 ऑफ द रेक्टम कैंसर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एब्डोमेन के ऊपर हम लोअर मिड लाइन इंसियन देंगे, अम्बिलिकस के नीचे लोअर मिड लाइन इंसियन देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जब हमने एब्डोमेन को खोल लिया तो हमने क्या करना है कि जो चीज़ें स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रही हैं हमने वो देख लेनी है। लिवर को देख लेना है, मेसेंटेरी को देख लेना है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को देख लेना है कि कहीं उनके अंदर मैट्स तो नहीं चले गए।
फिर हमने जो है इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स जो हैं जो हमें नज़र आएंगे उनको हमने लाइगेट करना है। फिर हमने क्या करना है कि जो हमारी रेक्टम है वहाँ पर उसके इर्द गिर्द हमें एक एडिपोज टिश्यू फैट टाइप मिलेगा, उसको हम कहते हैं मीज़ोरेक्टम। उसको जो है ना हम काटेंगे। उसके बाद आ जाएगी फेशिया प्रोप्रिया, उसके बाद आ जाता है, जब हमने उस मीज़ोरेक्टम को काट दिया, फेशिया प्रोप्रिया को काट दिया, तो अब क्या हमें रेक्टम विजुलाइज हो जाएगा। जब रेक्टम विजुलाइज होगा तो हम क्या करेंगे, रेक्टम को मोबिलाइज करेंगे, ठीक है। और जो ट्यूमर पड़ा हुआ है ना उसको हम पकड़ के उसके इर्द गिर्द का 2 सेंटीमीटर भी ट्यूमर के साथ साथ जो इर्द गिर्द का नॉर्मल एरिया है 2 सेंटीमीटर उसको भी हम काटेंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि जो डिसेंडिंग कॉलॉन है और डिस्टल एंड ऑफ रेक्टम है, क्योंकि अपर देखें ना, अपर हमने किया है ना, अपर 2/3 ऑफ द रेक्टम किया है ना, तो लोअर 1/3 तो उधर ही पड़ा हुआ है। अपर 2/3 हमने रेक्टम रिमूव किया है ना, तो हम क्या करेंगे, लोअर जो हमारे पास 1/3 रह गया रेक्टम का, उसको ऊपर कॉलॉन के साथ एनास्टोमोसिस करवा देंगे। सिंपल इसको हम इंटीरियर डिसेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सिर्फ एब्डोमिनल अप्रोच करते हैं। इसमें लोअर मिड लाइन इंसिजन दे के जो भी स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं उनको काटते हैं। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स को लाइगेट करके मीज़ोरेक्टम को काटना है और फिर रेक्टम को मोबिलाइज़ करना है। ट्यूमर के साथ साथ इर्द गिर्द का 2 सेंटीमीटर हिस्सा भी रिमूव करना है और सिग्मोइड कॉलॉन को भी रिमूव करना है। और हमने एनास्टोमोसिस किसके दरमियान करनी है, डिसेंडिंग कॉलॉन और डिस्टल एंड ऑफ रेक्टम के दरमियान में। दिस इज़ नोन एज कोलोरेक्टल एनास्टोमोसिस। तो ये हमारी जो है इंटीरियर डिसेक्शन होती है विच इज़ परफॉर्म्ड इन केस ऑफ कैंसर ऑफ अपर 2/3 ऑफ द रेक्टम। ठीक हो गया। अब इसमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो सर्जन्स थे वो एब्डोमिनल अप्रोच कर रहे हैं। सिर्फ 2 सर्जन्स हैं और दोनों सिर्फ एब्डोमेन के ऊपर ही लगे हुए हैं काम करने। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि सर्जन जो है वो एब्डोमेन साइड पे खड़ा है और एक असिस्टेंट उसके साथ है एब्डोमेन साइड पे, और एक असिस्टेंट आपको नज़र आ रहा है कि वो पेरिनियम साइड पे है। तो ये आपको 2 चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी जो होगी एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया कि लोअर 1/3 ऑफ द रेक्टम का जब कैंसर होगा तो वी परफॉर्म द एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन। इसको एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन क्यों कहते हैं वो आपको इस फिगर से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एक सर्जन जो है वो एब्डोमेन के थ्रू सर्जरी करेगा और दूसरा सर्जन जो कि आपको पेरिनियम साइड पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है वो पेरिनियम साइड से कुछ करेगा। तो इसका सिंपली ये है कि हमें 2 सर्जन्स की एक साथ ज़रूरत पड़ती है। एक एब्डोमिनल अप्रोच करता है, एक पेरिनियल अप्रोच करता है। एब्डोमिनल सर्जन जो है वो क्या करता है, जैसे एंटीरियर सेक्शन हमने की थी ना कि जो है सबसे पहले हमने क्या किया, लोअर मिड लाइन इंसिजन दिया, जितने भी स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं उनको हमने साइड पे किया, जो इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स हैं उनको लाइगेट किया, मीज़ोरेक्टम को काटा, रेक्टम को मोबिलाइज़ किया। ये सारा काम एब्डोमिनल सर्जन ने जब कर लिया एंटीरियर डिसेक्शन वाला, अब क्या होगा, जो पेरिनियल सर्जन है जो पेरिनियम साइड पे खड़ा है उसने क्या करना है कि उसने ना नीचे से जो है ना एलिप्टिकल इंसिजन देना है एनल कैनाल के अराउंड। और फिर क्या करना है कि जो एनल कैनाल है ना और उसका जो स्फिंक्टर है उसको सारा रेक्टम के साथ, जो लोअर एंड ऑफ रेक्टम है उस सबको निकाल लेना है बाहर। तो अब खुद सोचें कि एक बंदा है, उसकी नीचे से लोअर एंड ऑफ द रेक्टम भी निकल गई है, उसकी एनल कैनाल भी निकल गई है, तो अब उसका फीसिस कहाँ से निकलेगा। उस केस में तो हमने एनास्टोमोसिस कर दिया था ना लोअर एंड ऑफ द रेक्टम के साथ, उसमें एनल कैनाल प्रिजर्व थी एंटीरियर सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे पेरिनियल हमने क्या किया, लोअर एंड ऑफ द रेक्टम का कैंसर था, तो अब हमने एब्डोमिनल अप्रोच नहीं की, अब हमने पेरिनियल अप्रोच से जाके एनल कैनाल समेत, एनल स्फिंक्टर समेत लोअर एंड ऑफ द रेक्टम को निकाल लिए बाहर। तो अब पेशेंट का फीसिस कहाँ से निकलेगा, सोचने वाली बात है ना। तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल से, अब हम खींच के ऊपर वाली जो रेक्टम है उसको नीचे तो नहीं लेके आ सकते ना,
तो यहाँ पे हमें कोई परमानेंट प्रोसीजर करना पड़ेगा पेशेंट के साथ कि उसका फीसिस जो है वो बाहर निकल सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोलोस्टमी करते हैं। कोलोस्टमी क्या होती है? कोलोस्टमी जो है ये एक स्टोमा हम क्रिएट कर देते हैं। कोलॉन जो है उसको हम स्किन के साथ, मतलब समझ लें कि अब स्किन जो है ना हमारी, यहाँ पे होल हो गया है, ये होल हो गया है, यहाँ से सारा फीसिस बाहर निकलेगा, जो भी मैटर होगा, फीकल मैटर, क्योंकि हमने वो जो कोलॉन है ना उसकी ओपनिंग ही स्किन के थ्रू कर दिया है। जो ओपनिंग स्किन के थ्रू हम करते हैं कोलॉन की, दिस इज़ नाउन एज कोलोस्टमी। तो परमानेंट कोलोस्टमी मतलब कुछ ऐसी कोलोस्टमीज़ होती हैं जो हम टेम्परेरी तौर पे करते हैं, बाद में हम दोबारा से उसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हम परमानेंट कोलोस्टमी करेंगे। और कौन सी साइड पे करेंगे? एब्डोमेन का कौन सा क्वाड्रेंट है ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है? दिस इज़ लेफ़्ट इलियक फॉसा। तो इसको हम कहते हैं लेफ़्ट इलियक फॉसा कोलोस्टमी इज़ परफॉर्म्ड परमानेंट। तो एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन और एंटीरियर रिसेक्शन की समझ आई। एंटीरियर रिसेक्शन कब करेंगे? अपर 2/3 ऑफ द रेक्टम का कैंसर है। एब्डोमिनल पेरिनियल कब करेंगे? जब लोअर जो है ना हमारा 1/3 ऑफ द रेक्टम का कैंसर है। एंटीरियर रिसेक्शन में जस्ट एब्डोमिनल अप्रोच थी। एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन में एब्डोमिनल अप्रोच भी है, पेरिनियल अप्रोच भी है। एंटीरियर रिसेक्शन में सिर्फ हमने जो है रेक्टम है उसका अपर 2/3 रिमूव किया है लॉन्ग विद द सिग्मोइड कोलॉन, और जो हमारी डिसेंडिंग कोलॉन है उसको हमने एनल कैनाल जो डिस्टल एंड ऑफ द रेक्टम है उसके साथ एनास्टमोस करके कोलोरेक्टल एनास्टमोसिस क्रिएट की। लेकिन एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन में हमने क्या किया? लोअर एंड ऑफ द रेक्टम के साथ साथ हमने एनल कैनाल, एनल स्फिंक्टर को भी पेरिनियम के थ्रू बाहर निकाल लिया, ऊपर से रेक्टम को मोबिलाइज करके एब्डोमिनल अप्रोच के थ्रू। और क्या किया हमने? परमानेंट लेफ़्ट इलियक कोलोस्टमी परफॉर्म कर दी। तो डिफरेंस समझ आया दोनों के दरमियान में? मैंने अब फिर से आपको डिफरेंस बता दिया है। सो दिस इज़ द सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो ये आपकी बुक में इस तरह ही लिखा हुआ है, इंटीरियर रिसेक्शन, एब्डोमिनल पेरिनियल। आप इसके अलावा होता है वी हैव द जो है कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है। आपको पता है कैंसर के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, वी हैव। और एडवांस डिजीज़ होती है उसके लिए हम जो है वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं। और पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? जब क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं पेशेंट के, वैसे उनको रिलीव करते हैं। पेशेंट की ज़िंदगी तो अब बचनी कोई नहीं, बस जो सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट करते हैं ना वो होता है। ठीक हो गया। 6 वाला देखें कि इसमें लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, लेफ़्ट इलियक फॉसा में उसको डिस्कम्फर्ट है, फ्रेश रेक्टल ब्लीड है, शॉक के साथ आ रहा है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में माइल्ड टेंडरनेस एंड फुलनेस है। तो इसमें उन्होंने 2 डायग्नोसिस आपसे पूछे हैं। तो इसमें कोलोरेक्टल कार्सिनोमा आप कह सकते हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस कह सकते हो। तो क्योंकि इसमें फ्रेश ब्लीड आ रही है ना, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे हम? मैनेजमेंट इमरजेंसी में जो आपकी होती है, आपको पता है, हॉस्पिटलाइज करेंगे, resuscitation with maintenance of respiration and circulation if required, then adequate nutrition, hydration, IV line पास करेंगे, then उसका इनपुट आउटपुट यूरिन मॉनिटरिंग करेंगे, then उसकी जो एनाल्जेसिक्स उसको देंगे, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे अगर उसको ब्लड की ज़रूरत है, then हम उसकी जो है वाइटल्स मॉनिटरिंग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, then हम क्या करेंगे? सिग्मोइडोस्कोपी जो है वो परफॉर्म करेंगे। पेशेंट जब स्टेबलाइज हो जाएगा तो हम कॉज को रूल आउट करेंगे। वहाँ पे अगर कोई मैस हमें सिग्मोइडोस्कोप से नज़र आता है, कोलोनोस्कोप से, तो हम जो है वो मैस रिमूव करके उसकी बायोप्सी ले लेंगे। और अगर उसमें नहीं तो कोलोनोस्कोपी पे आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की टिपिकल लीजन्स मिल जाती हैं। तो दिस इज़ हाउ वी मैनेज दिस पेशेंट एंड देन वी ट्रीट अकॉर्डिंग टू द व्हाट वी फाइंड। वो हमें जो कॉज मिलेगा उस ब्लीडिंग का तो उसको हम ट्रीट कर लेंगे। तो ये चीज़ होती है। सो ये फर्स्ट वाला देखें, रेक्टल कार्सिनोमा है। उन्होंने पूछा है कि इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करवाएंगे? इन्वेस्टिगेशंस आपने लिख देनी है, CBC और वो कोगुलेशन प्रोफाइल, LFTs, कोलोनोस्कोपी, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर इमेजिंग एटसेट्रा। हाउ विल यू स्टेज दिस डिजीज़? तो आपने TNM स्टेजिंग भी लिखनी है, इसमें ड्यूक स्टेजिंग दोनों लिख दीजिएगा। देन आ जाता है कि
अगर ये पूछते ना इसकी ट्रीटमेंट, तो फिर आप बताएंगे अगर अपर 2/3 ऑफ द रेक्टम का कैंसर है तो इंटीरियर सेक्शन करेंगे, और अगर लोअर 1/3 का है तो एब्डोमिनल पेरिनियल करेंगे। एब्डोमिनल अप्रोच में मैंने आपको बताया किस तरह से लोअर मिड लाइन इंसिजन देना है, मोबिलाइज करें रेक्टम को और बाहर निकाल लेना है, और क्या एनास्टमोसिस करनी है, और पेरिनियल अप्रोच में कैसे जो है वो एलिप्टिकल इंसिजन देना है, एनल स्फिंक्टर और उसके कैनाल को बाहर निकालना है रेक्टम के साथ, और फिर जो है हमने परमानेंट लेफ्ट इलियक फोसा कोलोस्टमी परफॉर्म कर देनी है। इसके अलावा आप हार्टमैन प्रोसीजर भी कर सकते हो और कीमोथेरेपी दे सकते हो 5 फ्लोरोयूरासिल की। ठीक हो गया। देन 40 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन, इसमें भी आप अगर देखें मैनेजमेंट इसमें जो होगी वो यही होगी कि हम उसकी डिटेल हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और प्लान फॉर सर्जरी करेंगे, एंटीरियर सेक्शन करेंगे इन केस ऑफ अपर 2/3 ऑफ द रेक्टम, और एब्डोमिनल पेरिनियल अगर लोअर 1/3 है। फिर हार्टमैन प्रोसीजर कर सकते हैं, उसी तरह कीमोथेरेपी। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करवाएंगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आ जाता है जी आपके पास के ऑपरेशन हम इसमें क्या करेंगे। यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे राइट हेमिकोलेक्टमी, और इसके अलावा जो है हम इसमें जो स्ट्रक्चर्स हमारे जो है रिमूव हम इसमें करेंगे राइट हेमिकोलेक्टमी में। इसमें हम करेंगे सीकम को रिमूव करेंगे, असेंडिंग कोलॉन को, हेपेटिक फ्लेक्सर को, प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, डिस्टल थर्ड 30 सेंटीमीटर ऑफ इलियम। कौन से स्ट्रक्चर्स रिस्क पे हैं वो हैं राइट किडनी, सुप्रा रीनल ग्लैंड, इंफीरियर वेना कैवा, राइट यूरेटर, ड्यूटेनम, बाइल डक्ट होती है, गॉल ब्लैडर वो ऊपर की तरफ होता है, वो भी इंजर हो सकते हैं। ठीक हो गया। सीकम का कैंसर है ना, तो उसमें हम राइट हेमिकोलेक्टमी करते हैं, मैंने आपको बताया था। ये वाला देखें, इसमें भी रेक्टल कार्सिनोमा है 65 ईयर्स ओल्ड मेल वाले में। और फिर ये है कि व्हाट इज़ योर क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन कौन से करेंगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशन कौन से करेंगे, सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे और बायोप्सी करेंगे और कोलोनोस्कोपी करेंगे। ठीक हो गया। फिर आ जाता है इसका ट्रीटमेंट, उन्होंने पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ डिजीज़, तो वो बता देना आपने इंटीरियर सेक्शन कब करेंगे, एब्डोमिनल पेरिनियल कब करेंगे। ठीक हो गया। अगर बहुत ज़्यादा स्टेज है, स्टेज 3 है, तो फिर हम कीमोथेरेपी करेंगे। फिर आता है ये एल्डरली मैन वाला, हमने डिस्कस कर लिया है। 8th वाला जो है ये भी सेम ही है, जिसमें 50 ईयर्स ओल्ड 60 ईयर्स ओल्ड है। ये वाली फ़ीमेल है, तो रेक्टल कार्सिनोमा है, और वो हमने कर लिया है, और मैनेजमेंट प्लान इसका सेम वही होगा। देन है हाउ विल यू कंफर्म द डायग्नोसिस, तो दिस विल बी कोलोनोस्कोपी एंड टेक बायोप्सी। उसे कंफर्म हो जाएगा। इमेजिंग टेक्निक्स आपने बता देनी है कि सीटी स्कैन, एमआरआई होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, न्यूक्लियर इमेजिंग हो सकती है। ऑपरेशन जो है परमानेंट क्लोस्टमी को परफॉर्म करने को अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, इंटीरियर सेक्शन करोगे। तो ये जो पुलिसमैन वाला है ये भी वही है, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, सॉरी डायग्नोसिस।